तो कल मैंने हेडिंग डलवा दी थी क्या, हिस्टेरेसिस। क्या होता है मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखिए मान लो ये एक सोलेनॉइड है हमारे पास, और इस सोलेनॉइड के अंदर हमने रखा है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल रख दिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें डोमेन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, डोमेन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब इस पे हमने क्या किया, एक करंट हम फ्लो करवा रहे हैं, कौन सा, IM, मैग्नेटाइजिंग करंट। और एक करंट जो है वो मटेरियल की सरफेस पे आता है, कौन सा, सरफेस करंट, याद है आपको। तो IM करंट की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम था, उसका नाम कल हमने रखा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग करंट। IM करंट की वजह से जो था वो H। और एक सरफेस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया, उसका नाम क्या रखा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक था H जिसकी वैल्यू क्या थी, NIM, और एक क्या था, I जिसकी वैल्यू क्या थी, वो कौन सी वैल्यू जिसको मैं मेरे अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं, H या I, H। भाई I तो मटेरियल के सरफेस पे करंट की वजह से हो रहा है, उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, वो तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हुआ। मैं क्या चेंज कर सकता हूं, बाहर से जो करंट भेज रहे हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, बैटरी चेंज करके, बड़ी बैटरी लगा दो या वोल्टेज बढ़ा दो, करंट बढ़ जाएगा। हमारे हाथ में है IM बढ़ाना या घटाना, हम वही कर सकते हैं। IS उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। जब मटेरियल के अंदर देखिए, अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 नॉन 0 दोनों हो सकता है। अरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 नॉन 0। मान के चल रहा हूं अभी कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, 0। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के 0 होने से अभी जो है उसका सरफेस करंट भी क्या रहेगा, 0। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कुछ भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं, I। जैसे जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे ही सरफेस करंट का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। मतलब सरफेस करंट की वैल्यू को कौन डिसाइड करता है, मटेरियल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कौन डिसाइड करता है, मटेरियल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू को कौन डिसाइड करेंगे, हम। वो तो हमारे कंट्रोल में, कितना बढ़ाना है कितना कम करना है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इनिशियली हम कोई करंट सोलेनॉइड के अंदर नहीं भेज रहे, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू कितना है, 0। और सोलेनॉइड के अंदर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है उसकी सरफेस पे भी कोई करंट नहीं है, मतलब उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या है, 0। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 है, तो ये IS 0 हो गया, IS 0 होगा तो I 0 होगा। हम भी कोई करंट नहीं भेज रहे हैं, ऐसा मान के चलो अभी IM का वैल्यू क्या है, 0। तो IM अगर 0 है तो H भी क्या होगा, 0। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं किसमें, H और I में। दोनों 0 है अभी, H भी 0 और I भी 0। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। अब मैंने करंट फ्लो करवाना स्टार्ट किया सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो आप लोग जानते हो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है कितनी, म्यू नॉट NI। भाई सोलेनॉइड में करंट फ्लो होने से सोलेनॉइड के अंदर क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाती है, म्यू नॉट NI। अब फील्ड आएगी तो उस मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डोमेन रखे हुए हैं, और डोमेन क्या है, डाइपोल। भाई डोमेन कौन थे, बहुत सारे एटम मिलके बनाते थे, डाइपोल मोमेंट ही होता है उसका। डोमेन में एटम है, उन एटम्स का क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो भाई सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई, वो फील्ड क्या करेगी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो डोमेन है उन डोमेन पे क्या लगाएगी, फोर्स या टॉर्क।
मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाती, फोर्स लगाती, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करके चलो अब इसको, सोलेनोइड की फील्ड म्यू नॉट एन आई, तो क्या लगाएगी? टॉर्क। टॉर्क लगा के जैसे कोई डाइपोल 30 डिग्री पे तो उसको कहां लाएगी? 0 पे। कोई 90 पे है तो 0 पे, कोई 120 पे है तो भी। बस ये है कि जो 180 पे है वो उसको लाना थोड़ा सा टफ रहता है, हालांकि फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दो तो थोड़ा बहुत रोटेट अगर वो हो जाए तो वो भी आ जाता है। तो सारे डाइपोल को ये कहां लाने का ट्राई करेगी? 0 डिग्री वाली कंडीशन में। आपने मैग्नेटाइजिंग करंट भेजा, मैग्नेटाइजिंग करंट से सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड ने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डोमेन पे टॉर्क लगाया, डोमेन पे जब टॉर्क लगा, ऐसा मान के चलो कि इस मटेरियल के अंदर टोटल 100 डोमेन थे। कितने डोमेन थे? तो एक एक करके सारे डोमेन कहां आना स्टार्ट हो गए? फील्ड के डायरेक्शन में आना। जैसे ही डोमेन फील्ड के डायरेक्शन में आएंगे तो जिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 था वो अब 0, तो सारे डोमेन एक तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं एक तरफ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। ठीक है, आप इस करंट का वैल्यू और बढ़ाओ। कौन से करंट का? मैग्नेटाइजिंग करंट का। मतलब आप क्या बढ़ा रहे हो? आई या एच? एच। आप एच और बढ़ाओ और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो टॉर्क का स्ट्रेंथ और ज्यादा टॉर्क लगेगा, और ज्यादा टॉर्क लगेगा तो जो बड़े डोमेन है वो भी आएंगे, वो आएंगे तो डाइपोल मोमेंट मटेरियल का और बढ़ेगा, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा तो सरफेस करंट बढ़ेगी। मतलब आप एच बढ़ाओगे तो आई बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक कि पूरे के पूरे 100 डोमेन, और एक बार पूरे 100 डोमेन यहां आ गए उसके बाद आप चाहे कितना ही आई बढ़ाओ, कितनी फील्ड बढ़ जाए, वो फील्ड क्या करेगी? किस पे टॉर्क लगाएगी? जब सारे डोमेन ऑलरेडी कहां आ चुके हैं? 0 डिग्री वाली कंडीशन। उसके बाद चाहे फिर आप एच को कितना भी बढ़ाओ, उसके बाद आई, डोमेन ही मटेरियल में 100 है, पूरे के पूरे 100 डोमेन अगर 0 डिग्री पे आ गए तो अगला डोमेन कैसे लाओगे 0 डिग्री वाली कंडीशन? तो एच बढ़ाने पे आई बढ़ता है लगातार। हाँ, और एक टाइम ऐसा आता है जब क्या आ जाता है? सैचुरेशन। एच बढ़ाने पे आई बढ़ता तो है, लेकिन एक टाइम पे क्या आ जाता है? सैचुरेशन। मतलब इससे ज्यादा अगर एच बढ़ाऊंगा तो ग्राफ अब ऊपर नहीं जा सक पाएगा। आई मैक्सिमम हो चुका है, पूरे के पूरे 100 डोमेन आ चुके हैं। ये समझ में आया कि नहीं है? हमने क्या बढ़ाया? एच। ऑटोमेटिकली क्या बढ़ा? अब हमारी कहानी कहां तक पहुंच गई है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के 100 डोमेन इधर हैं। अब हमने वापस क्या किया? इस करंट की वैल्यू को कम करना स्टार्ट किया। जब करंट की वैल्यू हम कम करेंगे तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, फील्ड कम होगी तो टॉर्क जो है वो डिक्रीज होगा, टॉर्क डिक्रीज होगा तो जो डोमेन चले गए हैं उनमें से कुछ डोमेन वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आने का ट्राई करते हैं, कुछ आ भी जाते हैं। अब जब डोमेन वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आएंगे तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था कितने डोमेन का? 100 डोमेन का, वो वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा तो सरफेस करंट भी, मतलब हम क्या कम कर रहे हैं? एच। ऑटोमेटिकली क्या कम हो रहा है? आई। हमने एच को कम करते 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 0 कर दिया। मतलब हमने मैग्नेटाइजिंग करंट को क्या कर दिया? 0। जब मैग्नेटाइजिंग करंट 0 हो जाती है तब ये नोटिस किया जाता है कि जितने डोमेन गए थे किधर? फील्ड की डायरेक्शन में, उनमें से सारे नहीं आए, कुछ वहीं रुक गए। कुछ डोमेन ऐसे होते हैं जो वहीं सेट हो जाते हैं उसी डायरेक्शन में। अब वो वहीं सेट हो गए तो उनकी वजह से मटेरियल के अंदर क्या आ रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है मतलब कौन सी करंट आ रही है? सरफेस करंट आ रही है। क्या 0 कर दिया हमने? एच। लेकिन क्या 0 नहीं हुआ? आई। जबकि स्टार्ट दोनों ने 0 से ही किया था। हमने एच 0 कर दिया, मैग्नेटाइजिंग करंट 0 कर दिया, तो पूरे जो 100 डोमेन गए थे फील्ड के डायरेक्शन में उनमें सारे नहीं आए। ऐसा मान के चलो कि 30-35 डोमेन उधर ही रुक गए। अब उधर ही रुक गए तो उनकी वजह से अभी भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, और आएगा तो आंसर कुछ नहीं, आप मतलब कुछ ना कुछ सरफेस करंट की वैल्यू आएगी। मैग्नेटाइजिंग करंट हमने पूरा क्या कर दिया? मतलब एच को 0 कर देने पे वापिस ये ग्राफ रिटर्न यही नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि आई 0 नहीं होता, आई कुछ बच जाता है। तो ये देखा गया कि एच को जब 0 किया गया तो आई का ये इतना अमाउंट बच गया। कौन 0 हो गया है? एच। आई 0 इतना बचा। ये बची हुई वैल्यू को बोला जाता है रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। रिटेंड कर लिया ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम उस मटेरियल ने, इसको क्या बोलते हैं? अब हम भी जिद्दी हैं कि जो रुक गए उनको हम वापस लेके आएंगे, तो हमने क्या किया? इधर से करंट भेज दिया सोलेनोइड में। किधर से? इस साइड से। अब हम जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे थे उसकी डायरेक्शन हमने
चेंज कर दिया। अब इधर हम फील्ड ला रहे हैं, इधर फील्ड ला रहे हैं, मतलब हमने एच को किधर लेके चले गए, नेगेटिव में। भाई इस डायरेक्शन की फील्ड को अगर आप प्लस मान रहे थे तो इस डायरेक्शन की फील्ड को क्या मानोगे, तो एच वाला ग्राफ हमारा ओरिजिन को क्रॉस करके इधर आ जाएगा। अब वो जो 30-35 डोमेन बच गए थे, ठीक है, उनको हम खींच के लाएंगे। कैसे, इस डायरेक्शन में हमने करंट फ्लो करवाना स्टार्ट किया, करंट की वैल्यू बढ़ाई 0 1 2, कौन सा करंट, आई एम। आप आई एम बढ़ा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, आई एम बढ़ा रहे हो तो वो जो डोमेन रुक गए थे वो भी आना, अब क्योंकि सबको इधर आना है तो वो आना स्टार्ट हो गए। अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे आना स्टार्ट होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, मतलब कौन 0 हो गया, एच या आई। आई ऑटोमेटिकली 0 हो गया या उसको 0 करने के लिए आपको नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ एच लगाना पड़ा, नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ एच की वैल्यू आपको लगाना पड़ी, तब जाके जो डोमेन रुक गए थे वो आए, और वो आए और आई क्या हुआ, 0। समझ में आया, ये एच लगाना पड़ा इस आई को 0 करने के चक्कर में। इस वैल्यू को बोला जाता है कोएर्सिविटी। इसको क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी। वो रिटेंटिविटी और ये कोएर्सिविटी। अभी सिचुएशन क्या है, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो हो रहा है, भाई एच है माइनस में, लेकिन सरफेस करंट, मटेरियल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, 0। अब हम इस मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू को और बढ़ाते हैं, और बढ़ाएंगे तो फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी तो टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो वो जो डोमेन है जो रैंडम डायरेक्शन में आ गए वो अब किधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो डोमेन इधर शिफ्ट होंगे तो फिर वापस से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, किधर, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा तो फिर मटेरियल के सरफेस पे करंट आ जाएगा, कौन सा डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक एक करके डोमेन शिफ्ट होते जाएंगे, कब तक होंगे, पूरे के पूरे 100 डोमेन जब शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद आप मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू को चाहे कितना भी बढ़ाओ, उसके बाद फिर सरफेस करंट बढ़ेगा, फिर एक सैचुरेशन मिलेगा। समझे, इससे ज्यादा आप एच कितना भी बढ़ाओ ग्राफ इससे नीचे, भाई आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। पूरे के पूरे 100 डोमेन कहां शिफ्ट हो गए, इधर करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा करंट, आई एम। उस आई एम को हमने डिक्रीज करना स्टार्ट किया, डिक्रीज करेंगे तो जो डोमेन चले गए हैं वो वापिस आएंगे। तो हम आई एम डिक्रीज कर रहे हैं, आई एम मतलब कौन, एच, तो ऑटोमेटिकली आई भी डिक्रीज होगा। आई एम को डिक्रीज करते करते हमने क्या कर दिया, वापिस से 0। लेकिन फिर वही बात है, सारे डोमेन नहीं आते हैं, कुछ बच जाते हैं, तो हमने क्या 0 कर दिया, एच। लेकिन क्या 0 नहीं होगा, आई। एच 0 करने पे आई 0 नहीं होगा, बच जाएगा, और जो बच जाएगा उसी का नाम क्या रखा था, रिटेंटिविटी। और उसी को क्या बोल रहे थे अपन। और मान लो मुझे इसको 0 करना है, तो इसको 0 करना है तो फिर मैं करंट के डायरेक्शन को क्या करूंगा, चेंज। फिर एच जो है वो कहां आ गया, पॉजिटिव एक्सिस पे, इधर करंट फ्लो करवाएंगे तो जो रुके हुए डोमेन है वो भी आएंगे। अब आएंगे तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो मेहनत है, ये क्या है, कोएर्सिविटी। उस आई को 0 करने के लिए जो एच का पॉजिटिव वैल्यू रिक्वायर्ड हुआ उसको क्या बोल दिया, कोएर्सिविटी। फिर हम करंट का वैल्यू और बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ाएंगे तो फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगा तो जो डोमेन है वो इधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट आएगा, आई बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा। जब सारे डोमेन आ जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा, और ये साइकिल बार 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 रिपीट होते जाएगा। आप इधर करंट बढ़ाते जाओ, फिर डिक्रीज करके 0 कर दो, फिर इधर बढ़ाओ, फिर डिक्रीज करके 0 कर दो, फिर इधर बढ़ाओ, फिर डिक्रीज करके 0 कर दो। तो ये साइकिल जो है वो आपको बार बार रिपीट होता हुआ, इसी का नाम है हिस्टेरेसिस साइकिल या लूप। आर को क्या बोल रहे हैं अपन, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, और सी कोएर्सिविटी। बना लीजिए जल्दी फटाफट।
जल्दी लिखिए थोड़ा। हो गया। यहां पे लिखिए एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप किस चीज को बताता है? ये बताता है एनर्जी लॉस इन पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। अब ऐसा करंट कहीं पे फ्लो होता है क्या? इधर हो रहा है कभी फ्लो, कभी इधर हो रहा है, इधर बढ़ रहा है फिर डिक्रीज होकर जीरो हो जा रहा है, फिर इधर बढ़ रहा है फिर डिक्रीज होकर जीरो हो जा रहा है, फिर इधर बढ़ रहा है। ऐसा करंट कहीं फ्लो होता है प्रैक्टिकल लाइफ में? हाँ, ट्रांसफॉर्मर में जो सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिंग सप्लाई है और वो ऐसी होती है, एक डायरेक्शन में बढ़ती है फिर डिक्रीज होकर जीरो हो जाती है, फिर दूसरे डायरेक्शन में बढ़ती है फिर डिक्रीज होकर जीरो हो जाती है, फिर इधर बढ़ेगी। तो ट्रांसफॉर्मर में जो कॉइल होती है ना, उस कॉइल में एग्जैक्टली ऐसा ही करंट फ्लो होता है। मतलब वहां पे ये लूप बार बार रिपीट होता है। किसमें? ट्रांसफॉर्मर में। तो कॉइल जिसके ऊपर फोल्ड करते हैं ना, उसको बोलते हैं कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जिसके ऊपर कॉइल बाउंड करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो हमको ट्रांसफॉर्मर की कोर ऐसे मटेरियल की बनानी पड़ेगी जिसका ये एरिया कम आता हो। कौन सा एरिया? हिस्टेरेसिस लूप का एरिया। क्यों? क्योंकि एरिया कम होगा तभी जाके एनर्जी लॉस कम होगा। ये एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है, वो भी पर साइकिल। हाँ ना। और दिन भर में पता नहीं कितने साइकिल कंप्लीट करता है कौन? अपने यहाँ जो वोल्टेज और करंट आ रही है, क्योंकि एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है। अपने इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 साइकिल्स पर सेकंड, मतलब 50 हिस्टेरेसिस लूप साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं किसमें? ट्रांसफॉर्मर में। कितनी देर में? एक सेकंड में। तो दिन भर के काउंट करोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। एक सेकंड में 50, मिनट में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है, फिर आवर में जाओगे तो फिर 60, फिर मल्टीप्लाई बाई 24, तो दिन भर के कितने साइकिल है। और अगर बहुत ज्यादा लॉस होता रहा तो कितना लॉस हो जाएगा एनर्जी का। इसलिए ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जिसका एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप क्या रहे? कम रहे। और वो किसका कम होता है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के दो टाइप्स हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल और मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल। मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल का एरिया कम होता है और मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल का हिस्टेरेसिस लूप का एरिया
ज्यादा होता है। तो ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल। क्या यूज करते हैं? तो अब हमारा जो अगली हेडिंग है, लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टेरेसिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर टू टाइप्स। On the basis of hysteresis, ferromagnetic materials are two type: magnetically soft material, magnetically hard material. Magnetically soft material, magnetically hard material. On the basis of hysteresis, materials are two types: मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल, मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल। किसको बोलते हैं मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल, किसको बोलते हैं मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल? टेबल बनाना, आपको डिफरेंस लिखना है। पहला डिफरेंस, मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल वो होते हैं जिनके लिए लो आर एंड सी वैल्यू, मतलब इनका रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी क्या होता है? लो होता है। हाई आर एंड सी वैल्यू, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी काफी ज्यादा हाई रहता है। अब भैया जो मैग्नेट बहुत अच्छा रिटेंट करता हो, और जिस रिटेंटिविटी क्या है? अपने पास रखने की कैपेसिटी, और कोएर्सिविटी क्या है? उसके डोमेन को घुमाने के लिए मेहनत। अब जिसकी रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी दोनों बहुत ज्यादा हाई है, मान लो कोएर्सिविटी हाई है, कोएर्सिविटी हाई होने का मतलब, कोएर्सिविटी मतलब उसके डोमेन जो रुक जाते हैं उनको घुमाने में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी तो ऐसा सोचो, अगर मुझे उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेट बनाना है, मैग्नेट बनाने के लिए मुझे डोमेन शिफ्ट करना पड़ते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो आसानी से मैग्नेट बन जाएगा? इतना आसान नहीं है उससे मैग्नेट बनाना, इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कोएर्सिविटी बहुत ज्यादा हाई है। कोएर्सिविटी हाई होने की वजह से जो मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल होते हैं उनको मैग्नेटाइज करना बहुत टफ है, और अगर वो एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो फिर रिटेंटिविटी भी इतनी जबरदस्त होती है कि उसको डीमैग्नेटाइज करना भी, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वो मटेरियल जो मैग्नेटिकली हार्ड होते हैं उनका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों ही टफ है। अगर वो एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, और अगर वो डीमैग्नेटाइज हो गया तो फिर आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होगा, और उनका दोनों आसान है। मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल्स जो होते हैं उनको इजीली आप मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो उधर लिखिए, कैन इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, कैन इजीली मैग्नेटाइज और कैन इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। कैन नॉट इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। इसको ना तो आसानी से आप मैग्नेटाइज कर सकते, ना ही आसानी से डीमैग्नेटाइज कर सकते। अब आपने लिखा ना कैन इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, उसी के नीचे लिखिए सो यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स, सो यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स। नेक्स्ट डिफरेंस नहीं है, उसी में लिख सकते हो, नेक्स्ट लिखना हो तो नेक्स्ट लिख सकते हो। यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स, आपको मान लो थोड़े टाइम के लिए मैग्नेट बनाना है तो आप किससे बनाओगे? मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल से। मान लो आप फिजिक्स की लैब में, वहां आपको मैग्नेट की जरूरत है, आपको बनाना है, किससे बनाओगे? क्यों? थोड़े टाइम के लिए मान लो मैग्नेट की जरूरत है तो सॉफ्ट से बनाएंगे,
और आपको लग रहा है कि नहीं अब तो 10-20 साल मैग्नेट लगेगी लगेगी, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट ही चाहिए, तो फिर किससे बनाओगे? तो थोड़े टाइम के लिए भी चाहिए तो हार्ड से ही बना लेते हैं ना, ताकि आगे भी फ्यूचर में काम आती रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, उसको मैग्नेटाइज करना टफ है, उतना टाइम अगर आपके पास है तो कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैग्नेटाइज करना भी तो टफ है, वो आसानी से मैग्नेट बन भी तो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। इधर लिखिए, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट इसी से बनाई जाती है, किससे? मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल से। नेक्स्ट डिफरेंस, इसका जो हिस्टेरेसिस लूप होता है वो होता है शॉर्ट एंड वाइड। कैसा होता है? शॉर्ट एंड वाइड। तो लिखिए, हिस्टेरेसिस लूप इज शॉर्ट एंड वाइड। सॉरी 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 सॉरी, इधर सॉफ्ट लिखा है ना, उधर हार्ड लिखा है, ये उधर लिखना है इसमें, ये पूरी कहानी इसमें लिखना है ना, शॉर्ट एंड वाइड यहां। हिस्टेरेसिस लूप इज शॉर्ट एंड वाइड। मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल का जो हिस्टेरेसिस लूप होता है वो कैसा होता है? शॉर्ट एंड वाइड। मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया। हिस्टेरेसिस लूप इज शॉर्ट एंड वाइड, मतलब एरिया ठीक ठाक होता है मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल का। ये मत बनाना अब एरिया, मैंने ऐसे बना दिया ना, अब तो ओनली हिस्टेरेसिस लूप बनाना पड़ेगा लेकिन आपको। और मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल जो होते हैं उनका होता है नैरो एंड टॉल, नैरो टॉल। नैरो एंड टॉल। दोनों हिस्टेरेसिस लूप बना लीजिए। शॉर्ट एंड वाइड किसका? हार्ड का। सॉफ्ट का नैरो एंड टॉल। और यही रीजन है उसका एरिया कम होता है, यही रीजन है कि उसको यूज किया जाता है किसमें? असर्शन रीजन में पूछी जा सकती चीजें। कहां यूज होता है वो? कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो उसी के नीचे लिख लेना, सो यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। रीजन लिखते हुए चलिए, क्यों पता होना चाहिए। सो यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कौन? मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल। इसमें कुछ नहीं लिखना है। हो गया? एग्जाम्पल लिखिए जल्दी फटाफट। मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल का एग्जाम्पल है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन। और मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल का एग्जाम्पल है स्टील। मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल में क्या लिखोगे? सॉफ्ट आयरन। मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल में क्या लिखोगे? स्टील। बढ़ते हैं आगे। लास्ट हेडिंग चैप्टर की लिखी एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
देखिए भैया, अभी आप लोग केवल समझिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। मतलब इस पे दो ही चीजें पूछी जाती है, आपको बहुत ज्यादा सेटअप वेटअप से कोई लेना देना नहीं है। दो मैग्नेट ले लिया अपन ने, एक नॉर्थ पोल और एक क्या ले लिया, साउथ पोल। इसको इसलिए लिया ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। अब इन मैग्नेट्स को क्या किया, ऐसे कट कर दिया। ऐसे कट कर दिया मतलब सिलिंड्रिकल एंड बना दिए, कि इन दोनों मैग्नेट को अगर बनाओगे तो उसके अंदर एक सिलिंड्रिकल कैविटी बन जाती है। इन दोनों मैग्नेट्स को अगर ऐसे बनाओगे तो क्या बन जाएगा, एक सिलिंड्रिकल कैविटी बन जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिलिंड्रिकल एंड क्यों रखते हैं। थ्योरी में मान लो पूछा जाए तो बोल देना रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करना होती है इसलिए। अभी रट लो, क्या बोलोगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना हो इसलिए। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ताकि थीटा 90 बन जाए, परपेंडिकुलर टू प्लेन रहे, थीटा क्या बन जाए 90। वैसे थ्योरी में पूछा जाएगा यही कि सिलिंड्रिकल एंड का रीजन क्या है, तो क्या बोलोगे, रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ताकि थीटा क्या बन जाए 90 डिग्री बन जाए। अब आप आते हैं यहाँ पे हमसे पूछा क्या जाएगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए, एक टॉर्क होता है टॉर्सनल टॉर्क, जैसे ये स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, ठीक है, और छोड़ दूं तो ये रोटेट होता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट होने के लिए क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट होने के लिए क्या लगना चाहिए, टॉर्क। तो होता क्या है, स्ट्रिंग से कनेक्ट करके अगर आप किसी को भी घुमाओगे तो ये जो ऊपर स्ट्रिंग दिखाई दे रही है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। किधर, जिधर मैं घुमा रहा हूं उसके ऑपोजिट, ठीक है, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये वो टॉर्क वापस देखने को मिलता है। अच्छा, अब वो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मैंने कितना एंगल घुमाया। मान लो मैंने इतने एंगल घुमाया तो देखो कम प्रोड्यूस हुआ, और मान लो मैंने ज्यादा एंगल घुमा दिया तो ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। वो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने थोड़ा एंगल घुमाया या बहुत ज्यादा एंगल घुमा दिया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही होता है। ये कोयल रोटेट होती है, कोयल रोटेट होती है तो कोयल के ऊपर दो टॉर्क लगते हैं, एक तो वो एक रस्सी से बंधी हुई है तो रोटेट होने में स्ट्रिंग के अंदर आएगा कौन सा टॉर्क, टॉर्सनल टॉर्क, और एक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और करंट फ्लो हो रहा आई। एक ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और करंट फ्लो हो रहा कितना, आई। तो आप लोग जानते हैं एक करंट कैरिंग कोयल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो वो डाइपोल है, और डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर कौन सा टॉर्क लगता है, मैग्नेटिक टॉर्क। तो दो टॉर्क लगते हैं, कौन कौन से, मैग्नेटिक टॉर्क घुमाएगा, अब जब घूमेगा तो स्ट्रिंग में उसके ऑपोजिट क्या आएगा, टॉर्सनल टॉर्क, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें तो टॉर्सनल टॉर्क कितना होता है, टॉर्सनल टॉर्क ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाई के, पाई मतलब एंगल, कितना एंगल आपने घुमाया, जितना कम एंगल घुमाओगे टॉर्सनल टॉर्क उतना कम, जितना घुमाते जाओगे टॉर्क बढ़ते जाएगा, थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना थीटा घुमाओगे उतना टॉर्सनल टॉर्क बढ़ेगा। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है सी, जो आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है। ये सी आपको कभी कोई कैलकुलेट करके नहीं लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इसका, किसका, स्ट्रिंग का। कौन सा स्ट्रिंग जोड़ा है आपने भाई, एक मान लो सिंपल धागा, नॉर्मल धागा जिससे कपड़े सीते हैं, उसमें अगर एक पत्थर बांध के घुमाऊंगा तो बहुत सारे राउंड घुमाए जा सकते हैं, और एक मोटी रस्सी है तो उसको घुमा सकते हैं कितने राउंड। तो वो डिपेंड करता है मटेरियल क्या है, विड्थ क्या है, एरिया क्या है। तो ये कभी भी आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आपको दिया जाएगा हमेशा टाउ इक्वल टू सी फाई। ये कौन सा टॉर्क है, टॉर्सनल टॉर्क। और एक होता है मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क कितना होता है, मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू जानते हैं क्या आप लोग, हाँ बोलो कितना, बिना साइन थीटा। रेडियल फील्ड प्रोड्यूस इसीलिए की थी ताकि साइन थीटा में साइन 90 हो जाए, साइन 90 क्या हो जाए 1। तो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो बताओ कितना आएगा, बिना, हाँ है ना, साइन 90 क्या होगा 1। एक टाइम ऐसा आता है जब मैग्नेटिक टॉर्क किसको, टॉर्सनल टॉर्क को क्या कर लेगा, बैलेंस। मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से कोयल घूमेगी, घूमते जाएगी, टॉर्सनल टॉर्क उसके ऑपोजिट आएगा। इतना एंगल घूम जाए जब मैग्नेटिक टॉर्क और क्या हो जाए, अपना टॉर्सनल टॉर्क, दोनों बैलेंस हो जाए, मतलब एट इक्विलिब्रियम। यहां की कहानी पूछी जाती भैया। तो बताओ एक टॉर्क कितना है सी फाई और दूसरा कितना है बिना। भाई एट इक्विलिब्रियम में ये होगा ना कि मैग्नेटिक टॉर्क और टॉर्सनल टॉर्क दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सी फाई इक्वल टू बिना, फाई को यहीं रहने दो, फाई को यहीं रहने दो और आई को इधर लाओ, तो क्या बन गया, फाई बाई आई, क्या बन गया, बेन बाई सी, सी उधर चले जाएगा ना, क्लियर है क्या, फाई बाई आई इक्वल टू बेन बाई सी। ये जो फाई बाई आई है
इसी का नाम फिजिक्स में रखा गया करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन पूछा जाता है करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कितना आएगा? बेन बाई सी। एक और पूछा जाता है कौन सा? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इधर आते हैं, ये सी फाई है, ठीक है, और ये बी, ये ऐसा करो, यहां से समझते हैं। V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर। इसको जब लिखेंगे वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऊपर चले जाएगा और वो रेजिस्टेंस यहां आ जाएगा, तो फाई बाई वी क्या बनेगा? बेन बाय, हाँ, सी आर आर सी, बेन बाय आर सी। तो ये फाई बाई वी है और फाई बाई वी है, तो इसका नाम क्या रखा गया? वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी बेन बाई सी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी बेन बाय आर सी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दें तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी, करंट सेंसिटिविटी 2 टाइम हो जाएगी और वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी रहेगी। ऐसा क्यों? वहां पे नंबर ऑफ टर्न डबल हो रहे हैं, यहां पे नंबर ऑफ टर्न डबल कैसे करोगे? वायर जोड़ोगे, वायर जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अरे वायर जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस भी, अब ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, नीचे आर भी है, वहां भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2। तो अगर कोई आपसे बोले कि नंबर ऑफ टर्न इज डबल ऑफ एमसीजी, देन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बोलोगे? करंट सेंसिटिविटी बिकम डबल एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन कांस्टेंट। अरे आया नहीं आया समझ में? क्लियर है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कॉइल मूव कर रही है, नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मंडे चालू करेंगे। मुझे पेपर सेट करना तुम्हारे, तुम लोग बैठ के पढ़ना चुपचाप। सुबह 8 से 11 में टेस्ट है, पहले बता दूं।
संडे को सोने को नहीं मिलेगा। सोना क्यों है मुझे सोना? उससे मार्क्स अच्छे आते हैं कि संडे सोने को मिल जाएगा? पर ये छाप लिया, ये करो जल्दी। और वो जो क्वेश्चन मैंने बोला था वो लिख लेना। कौन सा? नंबर ऑफ टर्न डबल करेंगे तो क्या होगा? बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि कल आ सकता है, 4 नंबर दिला सकता है। मतलब पेपर सेट है ऑलरेडी, तो आ सकता है। हाँ, क्या देखना तो आएगा करके चले जाए और पता चले मैग्नेटिज्म आया ही नहीं एक भी क्वेश्चन। क्या पेडिग्री के पहले पहले तक कहां तक पढ़ा दिया सर ने आज? हाँ, डिसऑर्डर डिसऑर्डर बच्चे ना बस अब। म्यूटेशन बचा है, पेडिग्री बचा है, और डिसऑर्डर बचे हैं। ठीक है, म्यूटेशन यहां पढ़ रहे हो तुम, तो उधर पढ़ लिया होगा ना, मॉलिक्यूलर में नहीं पढ़ा। ठीक है, पेपर तो बन गया, अब जो आना था आ गया। हो सकता है मेंडेलियन जेनेटिक हो ही ना, कहां तक आएगा वो सवाल ही नहीं आता। पूरे क्वेश्चन लिविंग वर्ड्स हो। मंडे को आपके टेस्ट का टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या? अच्छा, वो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इफ नंबर ऑफ टर्न ऑफ एमसीजी मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज डबल्ड। हाँ, पूछ लेता हूं, कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं फिजिक्स का? थोड़े हाथ ऐसे ऊपर खड़े करना ताकि मैं गिन पाऊं। हाँ, इधर से एक भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 5 2 7 8, 8 लोग। मतलब क्लास में 8 है, बाहर बाहर तो कौन देगा? 8 बच्चे। बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे? टेस्ट कौन से टॉपिक का है? ये दिक्कत है, पढ़ा नहीं है कि पढ़ लिया है लेकिन आता नहीं है, पढ़ा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। क्या लिखा आपने? इफ नंबर ऑफ टर्न इज डबल्ड ऑफ एमसीजी मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर देन its current sensitivity and voltage sensitivity become। क्या लिखोगे आंसर? current sensitivity is double and voltage sensitivity remain constant। अगला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
एक आध पेज छोड़ के हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग पढ़ सकते हैं अपना, मैं पेपर सेट कर देता हूँ।